हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस। ये हमारी फर्स्ट आर्टिकल है, सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है ISA। तो ये है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसमें कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इंडियन स्पेस डोमेन से ही ये आपका आते हैं। और ये और भी ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एसोसिएशन में आप देखोगे कि ये आपका एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसा काम करेगा, यानी कि हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। सो दिस बॉडी, ये इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है इंडिपेंडेंट है, सिंगल विंडो एजेंसी है, जिसमें कि यहाँ पे जो स्पेस सेक्टर्स है, स्पेस सेक्टर्स में क्या है कि अब स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर्स को भी यहाँ पे बिल्कुल ही आज़ादी दे दी गई है कि आप लोग भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये दरवाज़ा ओपन है। ओके, सो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे अब क्या है कि स्टार्टअप्स को और जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये सारे सेक्टर्स अगर इस इंडस्ट्री में, इस एसोसिएशन में साथ देना चाहते हैं तो इस एसोसिएशन में वो साथ दे सकते हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात करें तो वो यहाँ पे ग्लोबल लिंकेज को बिल्ड करने की तरफ वो काम करते हैं, जो कि इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के लिए, जिससे कि एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बना सके और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सके, जिससे कि हमारे देश में हाई स्किल जॉब्स जो है वो क्रिएट हो। कुछ अगर स्पेस रिफॉर्म देखें तो वो इस एसोसिएशन के थ्रू हो सकता है, जो कि 4 पिलर्स में ये आपका बेस्ड है। सबसे पहले क्या है कि फ्रीडम टू इनोवेट। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि इनोवेशन के लिए बिल्कुल फ्रीडम दी गई है। साथ ही सरकार जो है वो एक्ट एज ए अनेबलर, यानी कि वो अनेबल करें और नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करें कि स्पेस इंडस्ट्री में वो अपनी फ्यूचर के बारे में सोचे। आज के डेट में आप लोग देख सकते हो कि हमारे देश में कितने ही बच्चे हैं जिनका ये सपना होता है कि वो स्पेस इंडस्ट्री में जाए या फिर साइंटिस्ट बने या फिर रिसर्चर्स बने। तो ये सारी चीज़ों की कमी है, तो ऐसा हमें अपने देश में करना है कि जिससे हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे। साथ ही साथ स्पेस सेक्टर को इंश्योर करने की ज़रूरत है कि एक कॉमन रिसोर्स हो जिससे कि हमारी ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस हो सके। ओके, सो दीज आर द 4 पिलर्स जिसमें कि ये एसोसिएशन काम करेंगे। अभी हमारे देश में इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है, इसका क्या स्टेटस है, तो सबसे पहले आप देखो कि जो हमारी स्पेस इंडस्ट्री है पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर से ही वो ड्रिवन है। ओके, और इंडिया की जो स्पेस इस प्रोग्राम है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट वेल डेवलप्ड है पूरे वर्ल्ड में। हमारी जो इसरो है उसको हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखो कि इनका नाम होता है। साथ ही यहाँ पे आपको हाई इकोनॉमिक पोटेंशियल भी देखने को मिलेगा। आज के डेट में जो करंट ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है ना, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि $360 बिलियन तक का है, और इंडिया में आप देखो तो 2% है, यानी कि हमारे देश में $7 बिलियन तक का है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड का है, इसी का हमारा यहाँ पे $7 बिलियन तक हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया की जो स्पेस सेक्टर्स है, यहाँ पे आप देखो कि 48% से ये इंक्रीज़ हो रहा है। CAGR है, तो ये एक टर्म है। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि CAGR है क्या। ये है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कहने का क्या मतलब होता है कि ये आपका ईयरली स्मूथ इन जो ग्रोथ रेट है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि एक गिवन पीरियड के बाद आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये स्मूथ इन ग्रोथ रेट कितना हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, और ये ईयरली इसको जो है आपका मेज़र किया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, ये बहुत डिफरेंट है। जो एनुअल ग्रोथ रेट, एवरेज जो एनुअल ग्रोथ रेट है ना, उससे आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। और बस इतनी आपको बातें समझनी है कि ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है क्या। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि हमारे जो स्पेस सेक्टर्स है ना, इसमें इंक्रीज़ कितना है, तो 48% का है, और वो भी नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये कहा जा रहा है कि हम लोग 50 बिलियंस तक रीच कर जाएंगे। आज के डेट में $7 बिलियन तक का है। थर्ड, यहाँ पे बात बताई जाती है कि लिमिटेड पार्टिसिपेशन है सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड सर्विस में। अगर ग्लोबल स्पेस मार्केट में देखें तो जो रॉकेट और जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विस है और इसरो की जो स्पेशलाइज वाली जो एरिया है, इसमें हमारा सिर्फ 5% ही शेयर है। सैटेलाइट बेस्ड सर्विस और जो ग्राउंड बेस्ड सर्विस है ना, इसमें हम लोग 95% है। इट मीन्स कि हम लोग सैटेलाइट से रिलेटेड ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ग्राउंड बेस्ड यानी कि लॉन्चिंग जो हमारी बेस है, उससे हम लोग ज़्यादा यहाँ पे काम प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्च की बात करें, रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च सर्विस की बात करें, तो इसमें हम लोग बहुत कम है। ठीक है, सैटेलाइट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, सैटेलाइट के ऊपर, साथ ही ग्राउंड बेस्ड सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन लॉन्चिंग में जो बात होती है ना, वो हम लोग बहुत कम शेयर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं।
आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो सरकार के द्वारा एक सर्टेन लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन जो है इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा यहाँ पे लाई जा रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इंडियन अगर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड होते तो इसमें क्या है कि रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च जो सर्विस है ना वो हमारा और भी ज़्यादा बेटर हो पाएगा और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो पाएगा। लेकिन फिर भी देखिए हमारी पब्लिक सेक्टर्स जो है वो बेटर तरीके से काम कर रही है, तो वी डोंट नीड थिंक कि हमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की एज सच कुछ ज़रूरत है, बट यहाँ पे नीड है, इसको समझना होगा। देखिए डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है और जिस हिसाब की डिमांड बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फॉरेन कंट्रीज़ की एस्पेक्ट्स बढ़ रही है, उस तरीके से इसरो जो कि पब्लिक सेक्टर्स यहाँ पे हैं वो अकेले काम नहीं कर सकती। इस तरीके का जो स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन में डिमांड जो बढ़ते जा रहा है और सर्विसेज जो बढ़ते जा रही है उसको अकेले इसरो नहीं टैकल कर सकते। तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में आप देखो, यानी कि एग्रीकल्चर से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर कोई चाहता है कि सैटेलाइट डेटा हो, हर कोई चाहता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो आगे चल के हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को ड्रॉ करे। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की चाहत बढ़ रही है, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करें, जिससे कि जो वर्क है ना वो डिवाइड हो सके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। साथ ही यहाँ पे इसरो को भी अनेबल करना होगा कि जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है ना वो फुलफिल हो सके। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो अ लॉट ऑफ जो इसरो की रिसोर्सेज है वो यहाँ पे रूटीन एक्टिविटीज़ में ही कंज्यूम हो जाती है। जैसे कि आप देखते हो कि इसके कारण क्या होता है कि जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसमें काफ़ी डिले होता है। समटाइम्स आप देखते हो कि लॉन्चिंग डेट वगैरह जो है वो इसरो पोस्टपोन भी कर देते हैं। अगर प्राइवेट कंपनीज़ ये सारी एक्टिविटीज़ करेगी ना तो हम लोग इसरो क्या करेगी कि स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इट मीन्स कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इसरो का बहुत बेस्ट है। एक्सप्लोरेशन मिशन हम लोग कर पाएंगे। ह्यूमन जो हमारा स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, गगनयान है, उस पर ज़्यादा हम लोग ध्यान दे पाएंगे। तो वही बात हो गई ना कि एक कंपनी में अगर दो तरीके के लोग हैं तो फिर उस कंपनी का यहाँ पे काम जो है ना हाफ तरीके से दोनों जगह बढ़ जाता है। तो वही बात है कि हमारी स्पेस इंडस्ट्री को और ज़्यादा अगर एडवांस करनी है तो अगर प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में अगर हम लोग दे दें या फिर पब्लिक सेक्टर के ही हाथ में दे दें तो आज के डेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सही नहीं चल सकता, लेकिन चीज़ें डिले हो पाएगी, प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगी। सो हम लोग को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, सारी चीज़ों को एक साथ देखकर चलने के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल स्पेस मार्केट में वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंडिया की जो स्पेस सेक्टर है ना इसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि हम लोग 9% तक ग्लोबल मार्केट जो है वो 2030 तक इसको हम लोग कैप्चर कर सके, जिसको हम लोग बिना प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के तो अचीव नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही हमें अपना स्पेस जो कैपेबिलिटीज़ है उसको सिक्योर करना होगा। तो इसको करने के लिए क्या है ना कि हम लोग को डिफरेंट सैटेलाइट और जो डिफरेंट यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट है उसको लेकर आना होगा। उससे हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अनेबल करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमें ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है आज की डेट में, जिससे कि आज की डेट में आप देखते हो कि ग्लोबल लेवल पे हमारा दबदबा है। अगर कोई स्पेस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया की इसरो के बारे में ना बात करें, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हमारा जो दबदबा है, हमारी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पे और भी ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करना होगा। साथ ही जो सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है उसको भी एक्सपेंड करना होगा। जैसे कि अगस्त 2021 तक इंडिया में सिर्फ 3 लाख सैटेलाइट कम्युनिकेशन कस्टमर्स हैं। अगर हम लोग यूएस के कंपैरिजन में देखें, जो यूएस का नासा है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 45 लाख है और हमारे यहाँ सिर्फ 3 लाख है। 21 लाख आपको यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलेगा। तो इसमें ये देखने को मिल रही है कि हमारी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कस्टमर्स है वो बहुत ही कम है एज़ कंपैरिजन टू द डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्राइवेट सेक्टर्स की हेल्प लेनी होगी, जिससे कि हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, उसको हम लोग डेवलप कर सके। साथ ही साथ हम लोग अचीव भी कर सके जो जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है ना उसे भी अचीव करना ज़रूरी है। जो एबिलिटी है, जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है ना आज की डेट में, एक ग्रेटर और हायर यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कि हम लोग मॉडर्न डे की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको हम लोग डिफाइन कर सके। इट मीन्स कि हमारे देश में जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से क्या सिचुएशन है, कहाँ पे थ्रेट है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे स्पेस सेक्टर्स जो है बेटर तरीके से ग्रोथ कर सकती है, जिससे कि हम लोग अदर सेक्टर्स को भी हेल्प कर सके। साथ ही न्यू स्पेस इन इंडिया, आप लोग देख रहे हो कि न्यू स्पेस एक ग्लोबल फिनोमेना है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जैसे कि आप देखते हो कि न्यू जो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास कुछ न्यू आइडियाज़ होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, उसको वो लोग अपना इस्तेमाल करके जो है वो काम करना चाहते हैं, जिसमें कि प्रोडक्ट वगैरह डेवलप करते हैं, सर्विस इंटरप्राइजेस वगैरह डेवलप करते हैं। तो इसमें भी हमें जो है प्राइवेट सेक्टर्स की ज़रूरत होगी, जिससे कि हम लोग बेटर और इफेक्टिव वे में हम लोग कर सके। और क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने में, सर्विसेज डेवलप करने में क्या होता है कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेट सेक्टर्स जो है इसको कॉप अप कर सकती है। इसका अच्छा यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है। जैसे आप देखते हो कि प्राइवेट कैपिटल्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर पा
रही है, वो भी स्पेस एक्स में, OneWeb में, प्लैनेट लैब्स में। सो दीज आर द डिफरेंट, आप देखो कि न्यूज़ स्पेस है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर्स की हेल्प से ये काम हो पा रहा है। अदर फैक्टर्स आप देखो जिसमें कि क्या है कि आपके इनोवेशन को अट्रैक्ट करने की बात की गई है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, कॉम्पिटिटिवनेस इन्हांस होने की बात की जाती है, साथ ही इससे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा। आप लोग देखते हो कि एक ही दो फील्ड ऐसी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि इसी तरीके की एक पर्टिकुलर जॉब लेकर वो बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे स्पेस इंडस्ट्रीज़ भी है, सैटेलाइट क्रिएशन भी है, ये सारे भी कुछ ऐसे फील्ड है जिसमें कि लोगों की इंटरेस्ट बढ़ानी है, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है, जिससे कि जो एक दो जगह ही इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, वो यहाँ पे कॉपअप हो सके। साथ ही आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है कि हमारे अपने देश को एक आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनानी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि हर एक देश, हर एक लोग जो हमारे देश में है ना, वो अपने हिसाब से काम करे और जो डिपेंडेंसी है टैक्स पेयर मनी के ऊपर वो चीज़ें कम कर सके। लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट सेक्टर को अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो सारी चीज़ें जो है विन विन लाइक सिचुएशन अराइज हो जाएगी एंड देयर विल बी नथिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क सिचुएशन अराइजेज। तो ऐसा तो है नहीं, कहीं ना कहीं रिस्क सिचुएशन होगी, चैलेंजेस होगी। तो इसको भी आप लोग को समझना होगा कि अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जैसे आप देखो कि घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, 2 लोग को आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करनी है, तो जो 4 लोग में ये कंपैटिबिलिटी है, जो यहाँ पे फ्रेंडली बिहेवियर होगा, नेचर होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अगर 2 लोग यहाँ पे आकर और रहने लगे तो यहाँ पे क्या होगा कि बर्तन खड़कने लगेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बनने लगेगा, किसी लोगों को कुछ पसंद नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है जब आउटसाइडर को आप लोग इंक्लूड करते हो। तो सेम थिंग विल बी हैपन हियर। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अगर पार्टिसिपेशन हम लोग इंक्लूड करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि आप लोग देखो कि इसरो जो है वो रेगुलेटर भी है, ऑपरेटर भी है। इट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स और इसरो एंटिटीज़ को एक साथ लाते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की भी बात होगी, डिस्प्यूट अराइज होंगे, रिजोल्यूशन की भी यहाँ पे बात रखी जा रही है। तो डिस्प्यूट जो यहाँ पे अराइज होंगे उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, ये फर्स्ट कंसर्न है। इवन दो अगर हम लोग इन स्पेस में देखें, जो कि है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और ये इसरो के ही एम्बिट में काम करते हैं, और इनका पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट आपको इंटरेस्ट का ही देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर साथ में जो है पैसे और पंक्चुअलिटी लेकर आते हैं और प्रॉफिट लेकर आते हैं। ये 3 पी पे प्राइवेट सेक्टर काम करती है। अगर इन तीनों पी में से एक पी ना मिले तो प्राइवेट सेक्टर जो है उस फील्ड को छोड़कर टाइम नहीं लगता कि वो दूसरे फील्ड में स्विच कर जाए। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। सेकेंड है कि प्रोसीजरल हर्डल्स है। कंपनीज जो है उनको ऐसा लगता है कि अप्रूवल लेने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे 2007 में क्या हुआ था कि ह्यूज है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, जिनके द्वारा ये कहा गया था कि 500 मिलियन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम वो यहाँ पे अनाउंस करे इंडिया में, बट कंपनी जो है ना ये अप्रूवल ही इनको नहीं मिला। अब आप सोचो कि इतनी बड़ी डील हमारे साथ करना चाह रहे थे ये यूएस बेस्ड कंपनी, बट उनको यहाँ पे इस तरीके का अप्रूवल नहीं मिला, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड है कि लैक ऑफ क्लैरिटी है, यानी कि प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं अपने इसरो में तो उसकी किस लेवल पे कर रहे हैं ये क्लैरिटी नहीं है, क्या उनको दे रहे, क्या डेफिनेशन है प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट का। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कट टू कट क्लियर होनी चाहिए, तो ये भी क्लियर नहीं है। साथ ही कोहेरेंट पॉलिसी की भी कमी है। हमारे यहाँ आप देखो कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसकी यहाँ पे कमी देखने को मिलती है नेशनल लेवल पे, जिससे क्या होता है कि सपोर्ट और जो गाइडलाइन है टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है, तो एक अलग से प्रॉब्लम होती है। साथ ही लिमिटेड आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जैसे इसरो के वर्ड्स में हम लोग देखें जो कि ट्रेडिशनल वेंडर सप्लायर मॉडल है, तो मोस्ट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ओन किया गया है। इट मीन्स कि हमारी जो इसरो है इनके द्वारा ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। तो आज के डेट में अगर हम लोग करेंट प्लेयर्स को देखें तो इनका 100% जो है यहाँ पे FDI लिमिट रखा गया है। ये करना क्या होगा, सबसे पहले रेगुलेटरी क्लैरिटी लेकर आना होगा। जैसे इसरो में आपने देखा कि वो रेगुलेटर भी है, ऑपरेटर भी है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग प्राइवेट कंपनीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ कौन यहाँ पे किस तरीके के काम करने वाले हैं, जिससे कि एकदम से कंप्लाइंसेस हो इन दोनों के बीच में और दोनों फील्ड जो है अपने आप में एक बेटर काम कर सके। और हमें एक लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है। सबसे बेटर है कानून होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इसरो में प्राइवेट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो कानून के द्वारा ही यहाँ पे प्रोसीजनल क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि इसरो के पार्टनरशिप्स जो कि इंडस्ट्रीज़ के साथ है, एंटरप्रेन्योर्स के शिप के साथ है, तो क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होने की ज़रूरत है। जैसे कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो बनाया गया है जिससे कि इसरो को गवर्न किया जाता है, तो इसको एफिलिएट्स भी किया जाना चाहिए न्यू जो प्राइवेट फर्म्स है उसी के साथ।
इससे क्या होगा ना कि प्राइवेट प्लेयर्स में जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट हो पाएगी, उन्हें यहाँ पे आउटसाइडर जैसा फील नहीं होगा। साथ ही सेपरेट लाइसेंस भी देने की ज़रूरत है कि वो व्हीकल लॉन्च कर सके, ऑर्बिट, सर्विस, इन सब के लिए डिफरेंट जो लाइसेंस होते हैं वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। साथ ही प्राइवेट कंपनीज़ को ना इंसेंटिव्स दीजिए, जैसे अगर कोई भी न्यू कंपनीज़ मर्ज होकर वर्क कर रही है तो उन्हें क्या है कि उन्हें सबसे पहले जो है एक खुशी वाला उनके लिए इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं ना तो उनको हमेशा अवार्ड दीजिए। अवार्ड इन द सेंस ऑफ इंसेंटिव्स, मीन्स यहाँ पे मनी के लिए उनको मदद करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उन्हें लगेगा कि हाँ वो और भी ज़्यादा अच्छा काम करें, मोटिवेटेड फील करेंगे वो लोग। तो इस तरीके का काम भी करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि कॉस्ट भी रिड्यूस होगा और इंसेंटिव्स भी यहाँ पे फर्म्स के लिए इंक्रीज़ हो पाएगी। साथ ही FDI रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको पता है कि सरकार के द्वारा ये कंसीडर किया गया कि जो टेलीकम्युनिकेशन FDI मॉडल है ना इसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट 49% तक होगा ऑटोमेटिक रूट के थ्रू और 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू। गवर्नमेंट अप्रूवल में होती है कि सरकार से अप्रूवल लेनी होती है, सो इट मे टेक लॉन्गर टाइम एज कंपेरिजन टू ऑटोमेटिक रूट इन विच देयर इज़ अ कंप्लीट इंडिपेंडेंसी। सो यहाँ पे आपका 49% ही रखा गया ऑटोमेटिक रूट पे और 50% से ज़्यादा अगर आपको इन्वेस्ट करनी है तो यू शुड कम फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूवल। अदर स्टेप्स भी यहाँ पे लेने की ज़रूरत है कि IP सेंट्रिक पॉलिसी होनी चाहिए और यहाँ पे साथ ही साथ कुछ रिफॉर्म भी क्रिएट करें, जहाँ पे लोकल इंडस्ट्री जो है ना वो यहाँ पे अपनी खुद की जो IP होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, कुछ प्रोडक्ट हो गया, तो इन सबको वो बिल्डअप कर सके। साथ ही एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे लेकर आना है, जैसे अगर प्राइवेट सेक्टर आ रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा काम करे, पब्लिक सेक्टर कम काम करे या फिर इन दोनों में कोई डिफरेंस देखने को मिले। नहीं, दोनों को एक ही जगह रखकर एक ही जैसा इनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड। इट मीन्स कि जो काम कर रहे हैं सबके लिए बराबर होनी चाहिए। देयर इज़ नो नीड फॉर कोलैबोरेशन, कोई भी कोलैबोरेशन या इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन करने की कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में, जो कि अगर वो चाहते ही तो एक साथ आए और एक सुइटेबल जो फ्रेमवर्क है स्पेस पॉलिसी के लिए और गवर्नेंस के लिए वो यहाँ पे क्रिएट करें। सो दिस इज़ वे फॉरवर्ड। लेकिन अभी हम लोग को देखना होगा कि क्या क्या कंसर्न है। जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत इश्यूज़ होती है, इसके अगेंस्ट में भी लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन को लेकर दो प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली बात होती है कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर एज यू नो कि वो आते हैं तो अपने साथ पैसे और पंक्चुअलिटी ये लेकर आते हैं। तो कई बार होता है कि वो प्रॉफिट के बेसिस पे भी काम करते हैं। अगर उनको प्रॉफिट नहीं दिखता तो वो वहाँ से निकल के कहीं और चले जाते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। साथ ही आप देखो मोनोपोलिस्टिक है, इट मीन्स कि सारा जो रोल है, जो अथॉरिटी है वो खुद अपने अंदर लेना चाहते हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव है और हमें हेवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरीके की जो लिक्विडिटी पावर होती है ना वो सिर्फ यहाँ पे सेलेक्टेड रिच कॉर्पोरेट्स को ही यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे कहीं ऐसा ना हो कि ये सेक्टर पूरी तरीके से मोनोपोलाइजेशन हो जाए। इट मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर में ही हाथ में आ जाए या फिर पब्लिक सेक्टर के हाथ में। तो ज़्यादा चांस है क्योंकि पब्लिक सेक्टर इन्हें तो बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की इंक्लूजन से कहीं ना कहीं ये डर है। सेकंड डर है कि सोशल वेलफेयर जो है एक बैक सेट हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो अपनी पंक्चुअलिटी, अपने काम की वजह से वो हर एक चीज़ का चार्ज ज़्यादा लेती है। तो आज के डेट में आप देखते हो कि इसरो सबसे सस्ते दाम में, इट मीन्स कि जितनी कॉस्ट खर्च होती है दूसरे नासा को या फिर कोई और कंट्री की एजेंसी को रॉकेट लॉन्च करने में, उससे हम लोग कई गुना जो है चीप रेट में हम लोग अपने लॉन्च कर सकते हैं सैटेलाइट को, और करते भी है। तो ये बात होती है। और इसमें आप लोग देखो कि इसरो बहुत ज़्यादा काम करते हैं वेलफेयर के लिए। और वेलफेयर कैसे, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेज के लैंड यूज़ को ट्रैक करके रिसोर्स मैपिंग वगैरह किया जाता है, जिससे कि सोशल वेलफेयर सही तरीके से हो सके। ऐसा ना हो कि प्राइवेट सेक्टर आए और वो ये सारी चीज़ों को काफ़ी जो है एक्सपेंसिव कर दे, जिससे कि जो आम जनता तक जो यहाँ पे उनको फ़ायदा मिल रहा था वो ना मिल पाए। तो दो मेन प्रॉब्लम होती है इस प्राइवेट सेक्टर की। एक तो होता है कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स नहीं होनी चाहिए और दूसरा है कि सोशल वेलफेयर जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अब देखते हैं कि रिसेंट स्टेप्स क्या लिया गया है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे बेनिफिट्स जो आपका स्पेस एसेट से मिलेगा तो उससे हम लोग को यूटिलाइजेशन को इन्हांस करना चाहिए और बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत है। और इसमें आप देखो कि सप्लाई बेस्ड मॉडल हो, जिससे कि हम लोग जो आज के डेट में सप्लाई बेस्ड मॉडल चल रहे हैं ना, तो उससे डिमांड बेस्ड मॉडल हम लोग को क्रिएट करने की ज़रूरत है कि लोगों तक डिमांड जो है ना वो पूरी तरीके से पहुँचे।
इन स्पेस जो है वो क्रिएट किया गया था, जिससे क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि इंक्रेज किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको हैंड होल्ड किया जाएगा कि उनकी पार्टिसिपेशन स्पेस सेक्टर्स में बहुत बेटर तरीके से है। साथ ही आप देखो प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे इसरो की इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर पाएंगे, किससे, तो इन स्पेस जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। साथ ही न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी है, ये एक कमर्शियल आर्म है, यानी कि यहाँ पे इसरो की एक कमर्शियल आर्म है और इनका काम क्या है कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को एक हाई टेक की तरफ, स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ की तरफ ये लेकर जाना है। और मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे प्रमोशन करनी है किसी प्रोडक्ट का, कैसे किसी प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज करनी है और सर्विस वगैरह प्रोवाइड करनी है स्पेस इंडस्ट्री में। सो दीज आर द रिसेंट स्टेप्स जो कि हमारे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशंस को बेटर करने के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा ली जा रही है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। ओके, वन मोर थिंग कि जो गैमेट है स्पेस एक्टिविटीज़ का वो यहाँ पे सरकार प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा लिया जा रहा है। तो क्या है कि कंपोनेंट की ये प्रोडक्शन करेंगे, सब सिस्टम की प्रोडक्शन करेंगे जिससे कि व्हीकल लॉन्च हो सके। ठीक है, साथ ही यहाँ पे प्रोडक्शन होगा कंपोनेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट का, साथ ही स्पेस लॉन्च होगी यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट का, और साथ ही आप देखो कि यहाँ पे स्पेस बेस्ड जो सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही डेवलपमेंट की जाएगी जो स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन है, यहाँ पे इसको डेवलप करना है सैटेलाइट को यूज़ करके। सो दीज आर द थिंग्स है जो कि आप देखो कि यहाँ पे लिया जाएगा। ओके, यहाँ पे जो काम है ये आपका प्राइवेट सेक्टर जो है इस तरीके का काम होल्ड करेंगे, तो ये भी आपके पास क्लियर होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या बातें हैं। सबसे फर्स्ट हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर होंगे इंडियन स्पेस डोमेन के। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेटस क्या है इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री का, तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगर स्पेस में हम लोग यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन का कहाँ कहाँ योगदान रहेगा ये समझ के, प्राइवेट पार्टिसिपेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी ये हमने यहाँ पे देखा, एंड देन चैलेंजेस क्या है। प्राइवेट सेक्टर अगर पार्टिसिपेशन होती है तो प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक पूरी होलसेल अथॉरिटी थी अगर उसमें मर्जर किया जाए किसी और अथॉरिटी के साथ तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होते हैं। एंड देन यहाँ पे हमने रिसेंट स्टेप्स देखा कि क्या क्या स्टेप्स लिया गया और फिर उसके बाद फाइनली हमने वे फॉरवर्ड देखा कि क्या हमें करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमारी ये टॉपिक यहीं पे एंड होती है। आई होप कि आपको बेटर समझ में आया होगा, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको स्टेट पीसीएस के मेंस में भी देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स में भी, एंड देन यहाँ पे आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसकी क्या चैलेंजेस है इफ़ वी आर मर्जिंग एंड इफ़ वी आर अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशंस इन आवर इसरो। सो यू हैव टू आंसर इन अ बेटर वे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नोबेल प्राइजेस। इस बार नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं हर एक फील्ड में, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। सबसे पहले देखने वाले हैं कि नोबेल प्राइजेस, तो ये है आपका नोबेल असेंबली एंड रॉयल स्टडीज़ एकेडमी ऑफ साइंस है, जिनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है मेडिसिन के फील्ड में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के फील्ड में। ओके, नोबेल प्राइज़ एक क्या है, एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि नोबेल फाउंडेशन है स्टॉकहोम स्वीडन में, उनके द्वारा यहाँ पे अवार्ड किया जाता है वैसे लोगों को जो कि ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, अपनी योगदान देते हैं, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना माइंड, अपनी इनोवेशन सब कुछ यहाँ पे लगाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग देखो, अगर ये आपका कब तक लगा रहे हो तो लास्ट 1 ईयर, तो 1 साल तक अगर आप यहाँ पे डेडिकेटेड कुछ काम कर रहे हो जिससे हमारे देश के लोगों के लिए हित पे कुछ काम हो रहा है, तो फिर यहाँ पे उनको नोबेल प्राइज़ दी जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है किन के नाम पे है। सो द ग्रेट पर्सन अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी अपनी खुद की इन्वेंशन थी जिसमें कि ब्लास्टिंग कैप्स है, डायनामाइट्स है, स्मोकलेस यहाँ पे गन पावर है, तो इनके यहाँ पे इस थ्रू दिया जाता है। कैटेगराइज क्या है कि 1901 में यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया गया था और प्राइस पहले जो है 5 कैटेगरी में दी जाती थी। फर्स्ट वन इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्रीज और फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। बाद में चल के ये 6th अवार्ड है, इट मीन्स कि इकोनॉमिक साइंस को बाद में ये ऐड किया गया था। ओके, और अगर हम लोग देखें व्हाट डू द विनर्स रिसीव, ये नोबेल प्राइज़ के नाम पे उनको क्या मिलता है, तो एक नोबेल डिप्लोमा मिलती है जिसमें कि उनका यूनिक वर्क जो होती है वो उनमें डिफाइंड होता है। फिर एक नोबेल मेडल दिया जाता है और कैश प्राइस है। कैश प्राइस कहने का मतलब है 10M स्वीडिश क्रोना, तो ये आप लोग देख सकते हो, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग रुपीज़ में। 1.1M डॉलर है ये, तो कितनी होती है, या फिर 836,000 यूरो है ये। और इसमें आप देखो कि एक लेक्चर रिसीव किया जाता है, डिलीवर किया जाता है कि वो यहाँ पे मनी रिसीव कर रहे हैं। ओके, हु अवार्ड्स द प्राइज़, ये प्राइज़ कौन देते हैं,
तो रॉयल जो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है उनके द्वारा यहाँ पे नोबेल प्राइज़ अवार्ड की जाती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, और नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में दिया जाता है किसके द्वारा, तो नोबेल असेंबली एक्ट, ये कॉन्सिंका इंस्टीट्यूट है जो कि स्वीडन की है। सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा बहुत आप लोग इसको रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि नोबेल प्राइज़ हर एक साल दिया जाता है, 6 फील्ड में दी जाती है। तो ये चीज़ें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि नोबेल प्राइज़ में क्या मिलता है। जैसे आप लोग भारत रत्न मिलते हैं तो उसमें आप लोग जानने का कोशिश करते हो कि एक्चुअली इसमें मिला क्या, वैसे ही आप लोग को यहाँ पे भी जानने की एक इच्छा होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं उनके बारे में दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग जानते हो कि इनसे आप हमेशा रूबरू होते हो। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको यहाँ पे लिटरेचर के लिए मिला था। सीवी रमन है, जो रमन इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना है, जो कि यहाँ पे मेडिसिन में इनको मिली थी। मदर टेरेसा है, जो कि पीस प्राइज़ इनको मिला था, शांति पुरस्कार। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, जिनको फिजिक्स के लिए मिला। एंड अमर्त्य सेन है, जिनको इकोनॉमिक्स में मिली है। वेंकटरम जिनको केमिस्ट्री में मिली है। और कैलाश सत्यार्थी है, जो कि नोबेल पीस प्राइज़ है 2014 के। एंड अभिजीत बैनर्जी, जिनको इकोनॉमिक्स में मिला है अभी रिसेंटली 2019 में। ओके, तो इतना पता होना चाहिए। आइए एक एक करके देखते हैं। फिजिक्स में इस बार जो मिला है वो आप लोग नाम थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे जो आपको अवार्ड किया गया है किस लिए, तो फिजिक्स सिस्टम को, जो कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम है ना, उसको समझने के लिए। ओके, तो इनके द्वारा काफ़ी योगदान दिया गया है। अवार्डी जो है यहाँ पे कौन है, तो शिवकुरो मैनेवे एंड क्लॉस हैसलमैन। तो इन दोनों को जो यहाँ पे आपका नोबेल प्राइज़ मिला है, ये इनकी फिजिकल मॉडलिंग यानी कि अर्थ क्लाइमेट में जो ये काम कर रहे हैं उनके काम के लिए मिला है। एंड सेकेंड हाफ जो अवार्ड किया गया है ये जॉर्जियो पेरेसी है, जो कि डिसऑर्डर यानी कि फिजिकल सिस्टम में जो डिसऑर्डर है उसकी डिस्कवरी के लिए, कि जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स, तो उसकी डिस्कवरी के लिए इनको यहाँ पर प्राइज़ मिली है। अब बेसिकली हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम, और यहाँ पे जो काम है इन लॉरेट का, इनका क्या काम है। अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक रैंडमनेस है या फिर डिसऑर्डर है, या फिर यहाँ पे आप समझो कि इसको डिफ़िकल्ट है समझना। तो ये डिफ़िकल्ट है यानी कि यहाँ पे मैथमेटिकली भी इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, इस तरीके से भी नहीं होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को समझना चाहो तो मैथमेटिकली भी डिस्क्राइब करें तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो प्राइस है ना, ये रिकॉग्नाइज करती है न्यू मेथड, कि कैसे लॉन्ग टर्म बिहेवियर को हम लोग समझें। इट मीन्स कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको कैसे बेटर वे में हम लोग समझ सकें। और इसके लिए इनके द्वारा एग्जांपल दिया गया कि अर्थ की क्लाइमेट में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जो कि हम लोग अर्थ की जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको समझ सकें। अब यहाँ पे सुक्रो मैनबे के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि कैसे यहाँ पे आज के डेट में हम लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इनकी कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होते जा रही है। तो वो कैसे हो रही है, जिसके कारण जो है हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ सरफेस में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो बेसिकली इनके द्वारा ये बताया गया है। सेकेंड है कि जॉर्जियो पेरिस है, इनके द्वारा डिस्कवर किया गया हिडन पैटर्न, कि कैसे कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल्स है उसको, वो जो डिसऑर्डर्ड कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स है उनके लिए जो हिडन पैटर्न है उसको डिस्कवर किया गया है। ओके, अब इस काम के लिए इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है अगर ये देखें तो आज के डेट में आप लोग देखो कि क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा टॉक हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज मॉडल को यहाँ पे हम लोग टैकल कर सकते हैं। 1960s में क्या था कि जो फिजिकल मॉडल ऑफ अर्थ क्लाइमेट है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। उससे क्या है कि जो करंट क्लाइमेट मॉडल है उसकी डेवलपमेंट की फाउंडेशंस देखने को मिल रही है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी रैंडम फेनोमेना है ना, तो उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटर वे है उसको समझने के लिए, तो कोई भी डिफ़िकल्ट अगर यहाँ पे है तो उसको हम लोग बेटर वे से समझ सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो वो चीज़ समझ सकते हैं। थर्ड यहाँ पे बताया गया कि डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसके थ्योरी को डेवलप करने का इनका जो मेथड था ना वो कई जगह यूज़ हुआ। जितने भी डिसऑर्डर्ड सिस्टम थे वहाँ पे ये यूज़ हुआ, जितने भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सिस्टम थे उनकी जो काम है वो यहाँ पे हो पाया। अच्छा, यहाँ से हम लोग समझते हैं मैंने भी क्लाइमेट मॉडल क्या है। सबसे पहले आप देखो कि हमारे में होता क्या है। हमारे क्लाइमेट में ये सन है, सन से रेज आती है जिसे हम लोग इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। फिर ये आपका जो है हीट वेव्स के थ्रू, जिसे हम लोग इंफ्रारेड हीट रेडिएशन कहते हैं, ये वापस से ये रिटर्न भी हो जाता है। ओके, सब आप लोग देखो जो एयर होते हैं इसमें कुछ ठंडी हवा होती है जो कि डेंस होती है। तो ठंडी हवा आप देखो कि एटमॉस्फेयर से टोपोस्फेयर तक आती है। इट मीन्स कि एटमॉस्फेयर में ही वो लैंड तक आती है। फिर हॉट एयर क्या होता है कि ये आपका जो है लैंड से हल्की होती है तो ऊपर चले जाती है, तो ये होती है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आप समझो हॉट एयर जो होती है ना वो लाइटर होती है, यानी हल्की होती है कोल्ड एयर से।
तो हॉट एयर आप हमेशा देखो कि जो लैंड से जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ बहती है, जिसे ये कन्वेक्शन के थ्रू होता है, और इसके साथ आपका वाटर वेपर भी ऊपर जाता है। जो लैंड में आपके जितने भी वाटर रिसोर्सेज है वहाँ से आपका पानी जो है ऊपर जाता है, और इसी के कारण आप देखो कि एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज जो वाटर वेपर है ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसके कारण हमारी हवा जो है वो गर्म हो जाती है और हायर होता है। जो वाटर वेपर का कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फर्दर इस तरीके से अप होते जाता है, तो जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडी हो गई, और क्लाउड ड्रॉप्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि जिससे जो है लैटेंट हीट, यानी कि वाटर वेपर में जितनी लैटेंट हीट स्टोर है ना वो यहाँ पे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड थिंग बताया गया कि जो इंफ्रारेड हीट रेडिएशन है ग्राउंड से वो पार्शियली एब्जॉर्ब होता है, यानी कि थोड़ा बहुत जो है इस एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण गर्म हवा हो जाती है और ज़मीन भी हमारा गर्म रहता है, क्योंकि आधा तो यहीं पे है और आधा जाकर ऊपर यहाँ पे गर्म कर रहा है, तो हवा भी गर्म हो जाती है और वही सेम रेडिएट्स आउट इन द स्पेस, और उसी के साथ ये रेडिएट्स भी हो जाता है। इट मीन्स कि आप ये समझो कि इंफ्रारेड जो हीट है, सन से जो रोशनी यहाँ पे आप देखो कि आती है ज़मीन पे, तो ज़मीन हमारी गर्म हो जाती है, लेकिन जो वापस जाती है रिफ्लेक्ट बैक होती है, जैसे हम लोग अल्बीडो भी कहते हैं, उसके कारण हमारी एटमॉस्फेयर में भी गर्म हवा हो जाती है। तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये, ठीक है। इसी के कारण ये कहा जा रहा है कि हमारी लैंड भी गर्म होती है, हमारी एटमॉस्फेयर भी गर्म होती है, और इसी के कारण जो वाटर वेपर है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा जाती है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस की इफेक्ट्स बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ये सारी रीज़न इनके द्वारा बताया गया है। ओके, सो इनका ये डिस्कवरी के कारण इट मीन्स कि लास्टली इन्होंने यही बताया है कि आज के डेट में जो कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट सिस्टम है, जिसे समझना मुश्किल हो पा रहा है कि क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रही है, तो इन्होंने ये बेसिक टर्म समझाए। फाइन, अब आते हैं कि नोबेल प्राइज़ हम लोग मेडिसिन में देखते हैं या फिजियोलॉजी में। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिस्कवरीज की गई थी रिसेप्टर्स का टेम्परेचर और टच को लेकर, इनके लिए इनको प्राइज़ दिया गया है। 2021 का जो प्राइज़ है वो डेविड जूलिस और एडम को इनके यहाँ पे दिया गया है। अब रिसेप्टर का काम समझते हैं, रिसेप्टर क्या होता है और ये लॉरेट के द्वारा क्या काम किया गया है। ह्यूमन बॉडी में आप देखो तो सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो सेंसिटिव नहीं होते। इट मीन्स कि आप हमारे बॉडी में देखो तो अपने बॉडी में, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपके बॉडी में कभी आपको ठंड लगेगी, कभी आपको गर्म लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा गर्म ही लगती है, या फिर गर्मी के टाइम में भी आपकी बॉडी कभी ना कभी जो है ठंड हो जाती है। तो बहुत ही स्पेसिफिक हम लोग देखें कि ये एक जॉब होता है जिससे कि हम लोग की जो नर्वस सिस्टम है ना उसकी सिग्नल रिलाई करती है। इट मीन्स कि आपको ठंड लग रही है या आपके बॉडी को गर्म लग रही है, तो ये आपको कौन बताता है, इस कहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ये नर्वस सिस्टम में है। यही चीज़ों को देखते हुए डेविड जूलियस के द्वारा यहाँ पे जो कैप्सिनिन है, एक पंजेंट कंपाउंड है जो कि यहाँ पे चिली पेपर से आपको देखने को मिलेगा, इसको यूटिलाइज़ किया गया और एक बर्निंग सेंसेशन जो जिससे इंड्यूस होती है उसके बारे में देखा गया। ठीक है, एक सेंसर है हमारे नर्व्स में जो कि स्किन में जाके एंड होता है और उसी के कारण हमें हीट मिलती है। तो ये पूरी बायोलॉजिकल टर्म है, इसे समझने के लिए इतना ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप देखो ही और हिज टीम यानी कि डेविड जूलियस और उसकी टीम जो है वो यहाँ पे एक जिन के लिए वो देख रहे थे जिसमें कि एक रिस्पांस मिल सके। इट मीन्स कि जो टीआरपी यहाँ पे V1 है, जिसे यहाँ पे एक नोवेल आयरन चैनल प्रोटीन कहा गया है। टीआरपी कहने का मतलब है कि ट्रांजिट रिसेप्टर्स पोटेंशियल, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में होती है और उसके थ्रू जो है हमें पता चलता है कि क्या क्या चेंजेस हो रही है। तो वो नर्वस सिस्टम हमारे स्किन तक कनेक्टेड है। दैट्स वाई हमारी स्किन जो है समटाइम्स आप टच करो तो अपनी स्किन को तो आप गर्म फील करोगे और कभी कभी आपकी स्किन जो है वो ठंडी होती है, क्योंकि रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स के कारण इस तरीके का जो है सिग्नल हमारे नर्व्स में मिलता है। फाइन, आप देखो कि ये सुपर फैमिली जो टीआरपी है ना, इसी का ये पार्ट है टीआरपी V1, जिसमें कि आपका जो है टेम्परेचर वो हमेशा 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और ये हमारे बॉडी की जो पेन थ्रेशोल्ड है वहीं पे आपका जो है उसी के बगल 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। 40 डिग्री यहाँ पे आप देखो कि इसका टेम्परेचर होता है या फिर इससे ज़्यादा है। तो 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हमारी बॉडी की टेम्परेचर होती है तो ऑब्वियस है कि आपको भी हीट लगता है, गर्म लगता है, जैसे हम लोग फीवर वगैरह भी कहते हैं। तो यही चीज़ इनके द्वारा बताया गया है। एडम के द्वारा बताया गया है ये जो है एक प्रेशर सेंसिटिव सेल्स को यूज़ करे जिससे कि नोवेल क्लास जो सेंसर वगैरह का होता है ना वो उस चीज़ को डिस्कवर कर सके और जो मैकेनिकल स्टिमुलाई है हमारे स्किन में या इंटरनल ऑर्गन में उसको रिस्पॉन्ड कर सके। ओके, तो इनके द्वारा ये दो बातें बताई गई है। साथ ही अगर हम देखिए इनकी जो डिस्कवरी है इससे क्या हो रहा है, एक्चुअली ये जो डिस्कवरी की है ना इससे जो डिजीज़ है, बहुत सारी बीमारियां हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। ठीक है, साथ ही आप देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी है सेंसर की। इट मीन्स कि यहाँ पे स्पेसिफिक जिन है उनका भी डिस्कवरी किया गया है। कुछ हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है, पाथवेज है, उनकी डिस्कवरी हो पा रही है। साइंटिस्ट जो है उनके पास एक एक्सपेरिमेंटल मेथड आ चुका है, उनको पूरी इंसाइट मिल चुकी है कि किस तरीके का पेन है, मतलब कि हमारे बॉडी में कहीं पे भी पेन होती है तो क्या उसका स्ट्रक्चर है,
टेम्परेचर सेंसर के बारे में समझ गए कि कब हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो है अप एंड डाउन होती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। साथ ही यहाँ पे ड्रग्स किस तरीके की, जिस तरीके से आप देखो कि ड्रग्स वगैरह का सेवन बहुत बढ़ते जा रहा है, ड्रग्स इन द सेंस ऑफ मेडिसिन, ओके। तो ये चीज़ आप पॉजिटिव समझिए कि मैं यहाँ पे मेडिसिन वगैरह की बात कर रही हूँ। तो अगर हम लोग जिनकी बिहेवियर को समझ गए, डिजीज़ को समझ गए, अगर हम लोग सेंसर को समझ गए, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास जो है मेडिसिन भी हम लोग बेटर तरीके से समझ पाएंगे और अल्टीमेटली जो गोल तक रीच करना है कि कोई भी डिजीज़ है उसको क्योर करना है, वो चीज़ें बेटर तरीके से हो पाएगी, ओके। तो यहाँ पे जो मेडिसिन में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे इन सारे निदान के लिए मिला है कि इनकी जो खोज है उससे हमें काफ़ी बेनिफिट हो पाएगा। केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो प्राइज़ जो अवार्ड किया गया है वो न्यू टूल्स को यहाँ पे डिस्कवर किया गया है मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्शंस के लिए, जिसको हम लोग ऑर्गेनो कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गेनो कैटालिसिस क्या है, एक एक करके हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। किनको दिया गया है तो बेंजामिन लिस्ट है एंड डेविड मैकलिन है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटालिसिस क्या होती है, ऑर्गेनो कैटालिसिस क्या होती है और नोबेल ल्यूरेट का काम क्या था, ये समझते हैं। कैटलिस्ट एक कोई सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होती है ना उसको कंट्रोल करते हैं या फिर यहाँ पे एक्सेलरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर में जो कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि जो कार में आपका कैटलिस्ट होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ओके। ये हो गई। उसके बाद आप देखो कि रिसर्चर्स के द्वारा ये बिलीव किया जाता है बहुत लंबे समय से कि दो तरीके के कैटलिस्टिक अवेलेबल हैं। एक होते हैं मेटल, दूसरी होती है इंजाइम, ठीक है। मेटल जो कि मेनली यहाँ पे हेवियर मेटल होते हैं, इंजाइम है जो कि नेचुरली ये अकरिंग मॉलिक्यूल्स है। हेवियर मेटल जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं और ह्यूमन बॉडी और इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक होते हैं। वही मेटल्स को यहाँ पे ज़रूरत है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे फ्री ऑफ वाटर हो, ऑक्सीजन हो। तो मेटल्स जो है वो वाटर और ऑक्सीजन के बिना भी रहते हैं, बट ऐसा कहीं इन्वायरमेंट उनको मिलेगा नहीं। इंजाइम्स की अगर बात करें तो ये जब पानी को यूज़ किया जाता है तब इंजाइम्स बेटर तरीके से काम करते हैं, और वाटर जो यूज़ किया जाता है ये एज अ मीडियम है फॉर द केमिकल रिएक्शन, ओके। बेंजामिन लिस्ट और डेविड की बात करूं तो ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से और इसको डेवलप किया गया है। ये एक थर्ड टाइप ऑफ कैटालिसिस है, ठीक है। तो थर्ड टाइप ऑफ कैटालिसिस है जिसे कि एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस कहा जा रहा है, और स्मॉल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना उसी पे ये बिल्डअप होता है। अब ये डिस्कवरी कर दी गई कैटालिस्टिक और कैटालिसिस ऑर्गेनो कैटालिस्टिक्स का, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली ये इको फ्रेंडली है। जैसे कि आप हेवी मेटल्स देखते हो तो वो हमारे ह्यूमन बॉडी और इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्गेनो कैटालिसिस है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है, तो इको फ्रेंडली है। इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, फाइन। सेकंड अगर देखें तो ये काफ़ी एफिशिएंट भी है। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है इसको हम लोग बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो ये भी एक प्रॉब्लम, ये भी एक बात हो गई। न्यू जो फार्मास्यूटिकल्स है, यानी कि जो नए नए मेडिसिन वगैरह बन रहे हैं, उसमें भी हम लोग ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। कैटलिस्ट से क्या है कि बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट आपका प्रोडक्शन हो रहा है फार्मास्यूटिकल्स में, प्लास्टिक वाले इंडस्ट्री में, परफ्यूम्स में, और जो फूड फ्लेवरिंग है, फूड में जो आपका टेस्ट बढ़ाया जाता है, उसमें भी आपका कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी जगह इसकी हेल्प भी हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो वर्ल्ड की टोटल जीडीपी है 35% वो यहीं से कंट्रीब्यूट होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे इस तरीके का ऑर्गेनो कैटलिस्ट से क्या है कि काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट देखने को मिल रहा है, फाइन। अब यहाँ पे समझाया गया आपका एसिमेट्रिक कैटलिसिस, बट आई डोंट थिंक कि ये आपका इंपॉर्टेंट है कहीं से भी एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। ये कुछ भी नहीं, आप लोग को पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट इस तरीके से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइन। तो ये आप लोग समझ गए कि हम लोग यहाँ पे देख लिए कि क्या क्या फ़ायदा है। साथ ही कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट से इसे देख लेते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यूमोकोकल कंजुगेट जो वैक्सीन है वो पैन इंडिया बेसिस पे लॉन्च कर दिया गया। इससे रिलेटेड यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो यहाँ पे आ चुका है। अब ये न्यूमोकोकल डिजीज़ क्या होता है, एक नाम है जो कि ग्रुप ऑफ डिजीज़ को दिया गया है, जो कि एक बैक्टीरिया से होते हैं, जिसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। न्यूमोकोकल डिजीज़ जो है वो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम में होते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया हो सकता है, आपको सेप्सिस होता है, सिनुसिटिस होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है, तो ये सब आते हैं न्यूमोकोकल डिजीज़ से डिजीज़ में, और ये आपका बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इंडिया में आप देखो तो 16% डेथ हो रहे हैं बच्चों की, जो कि निमोनिया के कारण, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे यूआईपी की बात करें, यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, जिसमें ये टारगेट किया गया है कि जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, 26 मिलियन जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा। 29 मिलियन जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको एक साल में फ़ायदा होगा। इस प्रोग्राम के तहत क्या है कि 12 यहाँ पे वैक्सीन है जो कि प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए है। इट मीन्स कि ऐसी डिजीज़ जिससे
कि अगर वैक्सीन दे दिया जाए तो लोगों की जान बच सकती है, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन्स को इस प्रोग्राम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट में ये वैक्सीन लगते हैं। नेशनली अगर हम लोग देखें तो 10 डिजीज़ेज़ है, बट हमारे देश में जो है 12 यहाँ पे डिजीज़ेज़ को काउंट किया गया है। क्या क्या डिजीज़ है आप ये देख सकते हो। हमारे देश में यहाँ पे निमोनिया है और जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस को भी हम लोग इंक्लूड किए हैं। जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस है जिसमें कि आप देखो कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये हो जाती है तो उनके बच्चे की जो हेड की साइज़ है नॉर्मल साइज़ से वो कम होती है, ठीक है। साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें ये जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है एक तरीके का वैक्सीन होता है जिसमें कि वीक एंटीजेंस भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग एंटीजेंस भी होते हैं। जैसे अगर जिस बैक्टीरिया से हो रहा है तो उसका वीक पार्ट भी इंक्लूड किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग पार्ट भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि WHO के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है वर्ल्ड की फर्स्ट एंटी मलेरियल वैक्सीन। चलिए अच्छा है कि मलेरिया के लिए भी वैक्सीन आ गई है। तो ये पहली वैक्सीन है, इसका नाम है RTS-ES01 RTS मॉस्क्यूरिस मलेरिया वैक्सीन है जो कि बच्चों के लिए है और ये सब सहारन रीजन में है। तो मलेरिया से काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि 2,60,000 अफ्रीकन चिल्ड्रन है जिनका एज यहाँ पे 5 साल से भी कम है, 5 ईयर से भी कम है, एनुअली इनकी जान जाती है। तो मलेरिया से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मलेरिया किससे होता है? एक पैरासाइट से होता है जो कि लोगों में ट्रांसमिट होता है। जब कोई इन्फेक्टेड अगर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो काट लेती है ना, तो एक अगर इन्फेक्टेड पर्सन को काट के अगर दूसरे में जाती है तो वहाँ पे आपको ये मलेरिया होते हुए दिखेगा। अब 5 यहाँ पे पैरासाइटिक स्पीसीज़ है जिसके कारण ह्यूमन बींग में मलेरिया होती है। इनमें से 2 आप देख सकते हो, एक तो प्लाज्मोडियम है और यहाँ पे नाम आप लोग देख सकते हो, इट्स वेरी ट्रिकी टाइप। WHO के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये बताया जा रहा है कि इंडिया में लार्जेस्ट रिडक्शन हुई है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम लोग देखें तो मलेरिया के केसेस में इंडिया में रिडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। बट स्टिल यहाँ पे 88% मलेरिया केसेस है और 86% मलेरिया से डेथ हो रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, नॉट इन इंडिया ओनली, ओके। इनिशिएटिव इंडिया में बहुत लिया गया है। एक तो आपको याद होगा यहाँ पे नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है कि हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें मलेरिया के एक भी केस नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। सेकेंड है कि नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है मलेरिया एलिमिनेशन का जो कि 2022 तक भी करना है। नेक्स्ट है कि WHO की जो सॉलिडेरिटी क्लिनिकल ट्रायल है कोविड-19 के लिए वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो सॉलिडेरिटी जो यहाँ पे प्लस है जिसका एम है कि इफेक्टिवनेस जो न्यू ड्रग्स है उसकी इफेक्टिवनेस को एक्सेस करना, जिससे कि जो कोविड-19 के पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट बेटर तरीके से हो सके। तो हम लोग उन 52 कंट्रीज़ में काउंट होते हैं जो कि WHO की जो सॉलिडेरिटी प्लस ट्रायल है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए। 2020 में क्या था कि WHO के द्वारा ये ट्रायल लाया गया था और हम लोग जो है यहाँ पे 2 ड्रग्स को लेकर यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं, एक ये है एक ये, ठीक है। और यहाँ पे जो इमेंटिनिब है ये हम लोग कुछ सर्टेन कैंसर से जिसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करें। और यहाँ पे आपका इन्फ्लिक्सीमैब है जो कि हम लोग यहाँ पे इम्यून सिस्टम के डिजीज़ के लिए जैसे इम्यून सिस्टम लो रहती है तो उसके कारण काफ़ी डिजीज़ेस अटैक करती है, तो उसको यहाँ पे कैंसिल करने के लिए हम लोग इस तरीके के मेडिसिन को देख रहे हैं, ठीक है। तो WHO की सॉलिडेरिटी क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें कि कोविड-19 से होने वाले जो लोगों को परेशानी है उनको फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट है वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लाया गया और वन हेल्थ का कंसेप्ट है कि ह्यूमन बींग की हेल्थ प्लस इन्वायरमेंट की हेल्थ प्लस जितनी भी स्पेसीज़ है उनकी हेल्थ जो है यहाँ पे बेटर हो सके। फिर ICMR के द्वारा यहाँ पे ड्रोन रिस्पॉन्स है, आई ड्रोन लाई गई है। तो एक डिलीवरी मॉडल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पे लाई गई है और ये आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि यहाँ पे आपका जो है इसको रिमोट से ऑपरेट किया जाएगा और रिमोट एरिया में इसको ऑपरेट भी की जाएगी। आज के डेट में ये जो प्रोजेक्ट है इसको मणिपुर और नागालैंड में अंडमान निकोबार वाले एरिया में इसको यूज़ किया जा रहा है। नासा की लूसी मिशन लॉन्च की जा रही है। तो ये नासा का फर्स्ट मिशन है जो कि जुपिटर की जो थ्रोजन एस्ट्रॉइड है इसको यहाँ पे ये स्टडी करेंगे जिससे कि एक न्यू इंसाइट मिल पाएगा, ठीक है। और थ्रोजन जो है वो यहाँ पे सन को ऑर्बिट करते हैं, वो भी 2 लूज ग्रुप में। एक आपको देखने को मिलेगा कि जुपिटर में है, अपने पाथ में है, और दूसरा इसके पीछे जो है वो आपका रोटेट कर रहा है। एस्ट्रॉइड को यहाँ पे फॉलोइंग कैटेगरी में आपका डिवाइड किया गया है। दिस इज़ वेरी बेसिक एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो जो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाता है मार्स एंड जुपिटर के बीच में, दूसरी है थ्रोजन एस्ट्रॉइड जो कि यहाँ पे ऑर्बिट को शेयर करती है एक लार्जर प्लैनेट के साथ, और एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड होती है जो कि यहाँ पे जो अर्थ के क्लोज में है ना उससे पास होती है एस्ट्रॉइड। सो व्हाट इज़ एस्ट्रॉइड? एस्ट्रॉइड इज़ मेनली एक स्मॉल पत्थर होते हैं जो कि प्लैनेट का ही कुछ पार्ट होता है, ओके। सो ये छोटे छोटे पत्थर ही होते हैं जो कि हर एक जगह रोटेट करते हैं, हर एक जगह मूव करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका कैटेगराइज किया गया है। एक एस्ट्रॉइड बेल्ट में है, एक आपका थ्रोजन एस्ट्रॉइड है और एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है जो अर्थ के चारों ओर आपके समटाइम्स आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि
कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड है जो कि टकराने वाले हैं अर्थ से, तो इस तरीके के भी आपको सुनने को मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे पत्थर है जो कि ऑर्बिट करते हैं, तो समटाइम्स ऐसा लगता है क्योंकि अर्थ भी हमारी रोटेट कर रही है ना, और ये भी रोटेट कर रहे हैं, तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि वो टकरा जाएंगे। ओके, सो नासा की जो लूसी मिशन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस अबाउट द लूसी मिशन, जो कि पहली मिशन है नासा की, जो कि जुपिटर की जो थ्रोजन एस्ट्रॉइड है ना, इसको यहाँ पे आपका स्टडी करेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि कब ये लॉन्च होता है और क्या इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। फाइन, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन बचा हुआ है, सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द इन्वायरमेंट पोर्शन एंड टुडेज़ लेसन विल बी एंड हियर। सो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन पे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।